नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। देश सहित एमपी और छत्तीसगढ़ में कोरोना का तांडव जारी है, जो रोज जिंदगी निकल रहा है। गुरुवार को पूरे देश में 2,16,000 नए केस सामने आए, जिसमें 1,182 लोगों की जान चली गई। एमपी छत्तीसगढ़ में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। दोनों प्रदेश में बढ़ते मौतों के आंकड़ों से जनता त्राहिमाम कर रही है। वहीं सरकारें भी लोगों के लिए नियमों के पालन की लगातार हिदायत दे रही है, लेकिन अब खुद जनता को इस बार एक कदम आगे बढ़ाते हुए कोरोना की चेन को तोड़ना होगा। कैसे टूटेगी आखिर कोरोना की चेन, इसी तमाम मुद्दों पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। देश में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते दिन के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,16,850 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले साल संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। इस दौरान 1,17,825 लोग ठीक भी हुए, जबकि 1,182 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। बीते गुरुवार को नए केस आए हैं 2,16,000। देश में कुल मौतों का आंकड़ा है 1,182। अभी तक कुल मरीज जो ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा है 1,17,000। अब तक कुल संक्रमित हो चुके हैं उनका आंकड़ा है 1,42,000। अब तक 1,25,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं और वहीं अब तक लगभग 1,74,000 लोगों की मौत भी हुई है और वहीं 15,63,000 लोग अभी इलाज करा रहे हैं। देश के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। इतना ही नहीं, लगातार कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अब शमशान घाट में भी अंतिम संस्कार के लिए लोगों को नंबर लगाना पड़ रहा है। वहीं बीते गुरुवार को मध्य प्रदेश में कोरोना केस को देखें तो एक दिन में 10,166 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई है। कुल 3,73,518 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 4,365 मरीजों की मौत हो चुकी है। एमपी में 55,694 एक्टिव केस हैं। इंदौर में 1,693 नए केस सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में 1,637 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 8 लोगों की मौत। जबलपुर में 653 मामले सामने आए हैं और ग्वालियर में 595 नए केस सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के हालातों पर नजर डालें तो यहाँ कोरोना बेकाबू हो गया है। यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हुए कोरोना ने 135 लोगों को निगल लिया है। इतना ही नहीं, लगातार बढ़ रहे कोरोना केस यहाँ 5 लाख से भी ऊपर पहुँच गए हैं। यदि संक्रमितों के आंकड़ों पर यहाँ भी नजर डालें, आंकड़ा 5 लाख से ऊपर पहुँच गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,15,100 कुल संक्रमित पाए गए हैं। गुरुवार को 15,256 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 135 की मौत हुई। प्रदेश में 1,21,769 एक्टिव केस हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 3,438 केस हैं, जिनमें 60 की मौत हुई है। दुर्ग में 1,778 केस है। राजनांदगांव में 1,319 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिलासपुर में 1,139 मामले सामने आए हैं और कोरबा में 892 नए केस सामने आए हैं। वहीं बात करें गरियाबंद की तो गरियाबंद में 795 केस सामने आए हैं और रायगढ़ में 710 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना प्रकोप के बाद भी जनता मानने को तैयार नहीं है। अभी लोग ना ही मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वहीं सरकार भी कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाकर कोरोना चेन तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है, लेकिन जब तक जनता स्वयं जागरूक होकर कोरोना की चेन नहीं तोड़ती, तब तक ये कोरोना बढ़ता जाएगा। जनता को चाहिए कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन की भी सुरक्षा करें। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए, अब सवाल ये है कि आखिर कैसे टूटेगी चेन। तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर MC मिश्रा जी हमारे साथ फॉर्मल डायरेक्टर एम्स के तरफ से वो जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ ग्वालियर से विनोद जुड़े हुए हैं। भोपाल से मेरी सहयोगी दीप्ति चौरसिया जुड़ी हुई है। सबसे पहले MC मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस लहर को लेकर काफी ज्यादा लोग डरे हुए हैं और अस्पतालों की जो हालात हम देख रहे हैं कि बेड्स फुल हैं और काफी ऐसी चीजें हैं जो, क्योंकि अब तक जो लापरवाही हुई है वो अब भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस लहर की पीक वैल्यू आपसे जानना और समझना चाहूंगी, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, आगे की स्थितियां किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें लहर जो आई है इसके लिए हम लोग सब जिम्मेदार हैं और मैं ये समझता हूँ कि इसको थामना इतना मुश्किल भी नहीं है अगर लोगों का सहयोग इसमें मिल जाए। जी। नहीं तो संक्रमण बढ़ता जाएगा। आप नंबर बताते जाएंगे टेलीविजन पे और लोग अस्पतालों में भीड़ लगाएंगे, बेड मिलेगा नहीं, आईसीयू में बेड मिलेगा नहीं, लोगों की मृत्यु होगी। 1200 लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यु पिछले 24 घंटे में हुई है। श्मशान घाट पे साधन नहीं मिल रहा है। लगातार 24 घंटे वो लोग भी कर रहे हैं काम।
तो ये अगर हमको सिनेरियो बदलना है, और इसका बहुत आसान तरीका है, अगर लोग अपने लॉकडाउन खुद कर लें, सरकार पे न छोड़े कि सरकार जब अनाउंस की। जैसे कल एक मैं कहीं पे था, लखनऊ के जो व्यापारियों ने ये कहा है कि हम अपना लॉकडाउन स्वयं कर लेंगे, हम एक हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं मार्केट को। तो अगर लोग इस तरह के इनिशिएटिव खुद ले लें, प्रशासनिक निर्णय सरकारों पे छोड़ दें, सरकार जब ले लेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने ले लिया, दिल्ली सरकार ने वीकेंड पे लॉकडाउन किया है, और ये उसी सख्ती से होना चाहिए जितनी सख्ती से पिछले वर्ष हो रहा था। अगर अब इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, तो वो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, बेड नहीं मिल रहा है। फिर ये हाहाकार करेंगे लोग, उससे नुकसान तो लोगों को ही होना है। आप हाहाकार करते रहिए, अगर बेड नहीं है तो नहीं है, कहाँ से बेड बनेगा? आप कैपेसिटी बिल्ड भी कर दीजिए, स्केल अप भी कर दीजिए, फिर भी कम पड़ जाएगा। ये हमने यूरोप से बहुत हमें सीख लेना चाहिए। इटली में क्या हुआ, यूके में क्या हुआ, यूएसए में, न्यूयॉर्क में क्या हुआ। अगर हम उससे सीख नहीं लेते हैं तो ये हमारे गलती है, हम लोगों का इसमें दोष है। हमको इससे सीख लेना चाहिए, और हम अपना ये कम से कम जो भी बहुत जरूरी काम से कोई जा रहा है, जिसे जाना ही है, तो कम से कम अपना ये लॉकडाउन तो कर सकते हैं, और नहीं तो जाने की जरूरत नहीं है। बाहर बिल्कुल नहीं जाना। अभी भी लोग रेस्टोरेंट, लोग बाजारों में, लोग यात्रा कर रहे हैं बस से और ट्रेन से, सबसे ज्यादा संक्रमण वहां से होता है। फिर देखिए इलेक्शन रैली तो चली रही है भारत में। तो लोग, ये बहुत आसान है, इसको थामना लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। जी बिल्कुल, जनता का सहयोग चाहिए मिश्रा जी, और उसी का ही हम देख रहे हैं कि जो लापरवाहियां अब तक बढ़ती गई वो अब भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। भोपाल से मेरी सहयोगी दीप्ति जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, ये बताएं भोपाल के हालात अभी क्या हैं, और एमपी में अभी किस प्रकार की स्थितियां, ताजा अपडेट और पूरा रिकॉर्ड बताएं अब तक का कोरोना का क्या कुछ रहा है। देखिए, कोरोना का जो रिकॉर्ड है, भोपाल के हालात भी पूरे देश के, या ये कहें कि मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के हालात से कम नहीं है। मौत का जो आंकड़ा है वो अभी तक 2 नंबर अगर आते थे तो हम ये मानते थे कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 20, 30, 40, 35, लेकिन कल जो फिगर निकल कर आ रहा है वो 3 अंकों को भी क्रॉस कर चुका है। मतलब हालात किस कदर होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इससे अलावा दूसरी बात यह है कि कोशिश ये की जा रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन आए। कल भी जो है चॉपर से उसकी पूरी एक खेप मंगाई गई थी, उसके बाद अलग अलग जिलों में भेजा गया था। प्राइवेट अस्पतालों में भी उसकी सप्लाई हो, इसके लिए जो है 50% इंजेक्शन का अधिकार जो है कलेक्टर को दे दिए गए थे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल की कैपेसिटी और बेड के हिसाब से डिसाइड करें कि कितनों को किस अस्पताल में कितनी रेमडेसिविर दी जाएगी। तो एक ये माना जा सकता है कि सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन बेड की भी बहुत कमी है। अभी भी हमीदिया में 1200 बेड बढ़ाए जाने की बात है, लेकिन बावजूद इसके जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से ना लोगों को बेड मिल पा रहा है, ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, और ना ही लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे हैं। हालांकि जब से इसकी जो गवर्नमेंट चेन से इसकी सप्लाई शुरू करी है, तब से ये सुनने में आ रहा है कि जिसको बहुत ज़रूरत है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो उसको पहले पा रहे हैं, लेकिन तब भी जो उसकी डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई न के बराबर है। और ये बात खुद मुख्यमंत्री भी मान चुके हैं कि स्थिति बड़ी कठिन है, और रेमडेसिविर को और मंगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सिप्ला कंपनी से भी बात करी है, ऑक्सीजन को लेकर भी बात की गई है कि वो केरल से भी आएगी, भिलाई से भी आएगी। रेल मंत्रालय से भी बात हुई है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हैं रेलवे के थ्रू आ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जो करिश्मा, जो हालात हैं वो कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि पिछले जो 6-7 दिनों में जो हालात बिगड़े हैं, जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है, उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं भी 3-4 दिन बाद शुरू हुई हैं। तब तक संक्रमण इतना बढ़ चुका है कि डिमांड की तुलना में सप्लाई न के बराबर है। जबलपुर में भी कल 4-5 मौतें ऑक्सीजन के बिना हो गई, खंडवा में भी मौतें हो गई। तो अगर इंदौर और भोपाल में हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसा नहीं है। बाकी जिलों में हालात अब बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, और खास करके जो स्थितियां काफी ज्यादा विकराल हो चुकी हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। ग्वालियर से मेरे सहयोगी विनोद भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लेती हूँ। जी दीप्ति, विनोद ये बताएं ग्वालियर में क्या ताजा आंकड़े, क्या अपडेट, कैसी स्थितियां बनी हुई हैं?
देखिए, ग्वालियर की अगर बात करते हैं करिश्मा, तो यहाँ भी हालात अब धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। हर रोज 650, 700, 750 की संख्या में संक्रमित मरीज निकलते आ रहे हैं। पिछले 15 दिन से लगातार हम ये देख रहे हैं 400, 500 और कल जो संख्या थी वो 735 के करीब थी। यानी बीच में शनिवार और इतवार का जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके परिणाम कहीं देखने को नहीं मिले, बल्कि संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई। तो इससे ये बात जाहिर हो रही है कि संक्रमण अब लोगों के घरों तक फैल गया है। जहां तक सरकारी आंकड़े हैं वो 735 बता रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ग्वालियर की कॉलोनी और छोटे छोटे जो सेक्टर्स बने हुए हैं, जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं, वहां भी हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई व्यक्ति कोरोना की जैसे लक्षणों जैसा दिखाई दे रहा है, जबकि उनका डेटा सरकार के पास नहीं है। तो ये लग रहा है कि ग्वालियर में बहुत बड़ी संख्या है। अगर सभी जाके टेस्ट करा लें तो एक बड़ा आंकड़ा पहुंच जाएगा। शायद इसी डर और भय की वजह से लोग अब अस्पतालों की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बेडों की संख्या कम पड़ गई, ऑक्सीजन कम पड़ गई, तो इसलिए एहतियात के तौर पर शुरुआती दौर में अपने घर पे ही दवाइयां ली जाएं। लेकिन ये बहुत खतरनाक होगा अगर लोग ये सोचते हैं कि वो घर पे ठीक हो जाएं और संक्रमण बढ़ता जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं जिंदगी से खिलवाड़ है एक तरीके से। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम डॉक्टर को सूचित करें, अस्पतालों में जाएं। अस्पतालों में जाएंगे तो जरूर और भी ज्यादा आंकड़े निकलेंगे। इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दूसरा, जहां तक इंजेक्शन की बात है, ऑक्सीजन की बात है, तो ऑक्सीजन तो ग्वालियर में अभी जो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके पास है पर्याप्त, लेकिन ये पर्याप्त कब तक रहेगी ये कहना मुश्किल है। जिस रफ्तार से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, उस हिसाब से आने वाले 15 से 20 दिनों में सारी चीजें कम पड़ जाएंगी। तो लोग अब कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो शायद इससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। ठीक है विनोद, बने रहे मेरे साथ। एमसी मिश्रा जी डॉक्टर भी हमारे साथ बने हुए हैं एम्स की तरफ से। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जो हालात हमने हमारे संवाददाता ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, हालात काफी ज्यादा भयावह है और आपसे भी इससे पहले चर्चा हुई कि ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड की कमी है, लेकिन इस वक्त अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें ये भी आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि नेगेटिविटी से और नेगेटिव खबरों से, जिस तरीके से रोजाना लोग कोरोना की चीजों को देखते हैं, एक डर बना हुआ है लोगों के मन में, अस्पतालों की तरफ वो रुख नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ यहाँ पे लोगों का दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपने को पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे रखना है। तो देखिए, ये क्योंकि साइको सोशल और साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है इस पेंडेमिक का, वो है सभी में है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, सभी को है कि अगर हम अपनी जो जीवनचर्या है उसको अगर हम नॉर्मल तरीके से नहीं निभा पाते हैं तो उसमें जरूर सबको थोड़ा कोई ना कोई स्ट्रेस उसका होता है। लेकिन फिर ये आपको सोचना चाहिए, जीवन केवल एक होता है और जीवन बहुमूल्य होता है। आपका जीवन, जैसे प्रधानमंत्री ने भी पिछले वर्ष कहा था, जहान है तो जहान है। ये भी एक चुनौती भरा फेज है हमारा जो जा रहा है अभी, और निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। ये भी ये समझना है, केवल हमें थोड़ा अपने पे कंट्रोल करना है और हम बिना किसी जरूरत के कहीं पे भीड़ न करे, जाके जाए नहीं। बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर जाएं, तो अपने पैरों को लॉकडाउन करें, घर में रहें, अपने मुंह पे लॉकडाउन करें जब भी बाहर जाएं, और न किसी को सोशलाइज करिए, अपने घर बुलाइए, न किसी के घर जाइए। अब बेसिकली हम सोशल डिस्टेंसिंग जो कह रहे हैं इस समय बेहद जरूरी है। फिजिकल डिस्टेंसिंग से भी काम नहीं चल रहा, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी पड़ेगी। और लोगों को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि अगर हम अपने को बचा लेते हैं तो बाकी भी हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी बच जाएंगे। क्योंकि किसको वायरस के पार्टिकल चले गए हैं, कौन लक्षण रहित है, इस बीमारी का जो स्पेक्ट्रम है इतना वाइड है कि एक स्पेक्ट्रम पे लक्षण रहित लोग हैं, दूसरे पे बहुत गंभीर लोग हैं। और अपना ऑक्सीजन लेवल अगर कोई घर पे कर सकता है चेक, तो जरूर करता रहे, क्योंकि ये हम जरूर बता रहे हैं सबको, अगर बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं आता, वो मिल जाता है। और उसमें अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें और वही लोग हॉस्पिटल जाएं जिनका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है। अदरवाइज सबको अस्पतालों में भीड़ करने की जरूरत नहीं। हो क्या रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बता रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिनको जरूरत है उनको बिस्तर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिस्तर तो उतने ही हैं। आप बढ़ा भी देंगे तो फिर भर जाएंगे वो 24 घंटे में, क्योंकि जिस तरह के संक्रमण बढ़ रहा है। और ये अगर लोग कर लेंगे, अपने को बचाव कर लेंगे, और तो दूसरे भी बच जाएंगे। और ये इस जो हमारा संक्रमण की जो गति चल रही है, इस पर जरूर लगाम लगेगी, इस पर ब्रेक लगेंगे।
और जी। आने वाले 2 हफ्ते हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से, जी। जो जिनके निकट जन अस्पताल में भर्ती हैं, रेमडेसिविर जो दवाई है उसके फेर में ज्यादा नहीं पड़ना है। रेमडेसिविर कोई ऐसा नहीं है कि रामबाण है या ये पैनेसिया है कि ये लग जाएगी और मरीज ठीक हो जाएगा। मरीज का ठीक होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके जो फेफड़ों पे असर हुआ है कोरोना वायरस का, वो कितना गंभीर है। और रेमडेसिविर का जो एक ट्रायल हुआ है, बड़ा ट्रायल हुआ है, WHO ने कराया था, उसका नाम है सॉलिडेरिटी ट्रायल। वो नवंबर में उसके रिजल्ट आए थे, उसमें 7,000 लोगों पे ये किया गया था। उनमें से आधे लोगों को रेमडेसिविर दी गई थी, आधे लोगों को नहीं दी गई थी। और जब उन्होंने रिजल्ट्स कंपेयर किए तो आउटकम में कोई फर्क नहीं आया, चाहे आप मृत्यु से जोड़ें उसको, चाहे अस्पताल में हॉस्पिटल स्टे से जोड़ें, कितने दिन रहा कोई, आईसीयू में कितने दिन रहा, और क्या उनको वेंटिलेटर पे जाने का कितने लोग उस ग्रुप में गए, कितने लोग इस ग्रुप में गए, कोई अंतर नहीं आया दोनों ग्रुप्स में। तो WHO रिकमेंड करते हैं कि वो रेमडेसिविर के अगेंस्ट रिकमेंड करते हैं कि इसको केवल ट्रायल मोड में ही इस्तेमाल किया जाए। हम लोग कई बार इतना भ्रम में पड़ जाते हैं कि रेमडेसिविर अगर नहीं मिलेगी तो जैसे मरीज नहीं बचेगा, मरीज बचेगा, बिना रेमडेसिविर के भी बचेगा, और बहुत लाखों लोग बचे हैं बिना रेमडेसिविर के। तो इसलिए लोगों का ये भ्रम होना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, आपने बहुत सही यहाँ पे बात कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। दीप्ति, आपके पास आना चाहूंगी। स्थितियां भयावह है, लेकिन फिर भी जनता की तरफ से कितना सहयोग मिल पा रहा है अभी, और सख्ती कितनी बढ़ती जा रही है सरकार की तरफ से, संक्षिप्त में हमें बताइएगा। देखिए, जनता की तरफ से तो सहयोग सबसे बड़ा यही होगा कि वो लॉकडाउन का बड़ी ईमानदारी के साथ पालन करे, कोरोना गाइडलाइन को माने, जो कहीं ना कहीं उसकी कमी देखने को मिल रही है। दूसरा, सरकार की तरफ से सख्ती बरती जा रही है, रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर सख्ती बरती जा रही है, और प्राइवेट अस्पतालों को भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर किस तरह से इलाज दिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से जरूर लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन है वो सख्ती का बहुत असर दिखाई नहीं दे रहा है। करिश्मा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जनता की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है। विनोद, क्या ग्वालियर में भी इसी प्रकार के हालात हैं? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, वही हालात हैं जैसे हमारी सहयोगी दीप्ति जी बता रही हैं कि जनता का सहयोग अगर पूरा मिल जाए तो शायद इस लॉकडाउन को या इस जनता कर्फ्यू को सफल माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने छूट दी हुई है, लोगों की आवागमन पर छूट है, एक जिले से दूसरे जिले में लोग आ जा रहे हैं, जो कारोबारी हैं उनके तो बाजार आपने बंद करा दिए, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके बहाने तमाम ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई काम लेके बाहर बाजार में निकल रहे हैं। खान पान अभी भी, अगर रेस्टोरेंट बंद हैं तो होम डिलीवरी की जा रही है। होम डिलीवरी में कहीं ना कहीं इस बात के भी चीजें दिखाई दे रही हैं कि वहां से भी संक्रमण फैल सकता है। तो जब तक पूरी तरह से सड़क और रास्ते सुनसान नहीं हो जाएं, केवल हॉस्पिटल से संबंधित सेवाएं ही चालू रखें, तो काफी अच्छे इसके परिणाम देखने में मिल सकते हैं। लेकिन प्रशासन काफी सख्त हो गया है पहले के मुकाबले। आज हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो सड़क पर निकल रहे हैं वो मास्क लगा के निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग लेकिन खत्म नहीं हो पा रही। सोशल डिस्टेंसिंग अगर बनी रहे तो इसके और अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये लगातार लोग इसमें लापरवाही कर रहे हैं। कई बार लोग ग्रुपों में खड़े दिख जाते हैं, कहीं दुकान पे खड़े दिख जाते हैं, किसी भी दुकान पे खड़े होंगे मोहल्ले कॉलोनियों में, तो इस पे लगाम नहीं लग पा रही है। और यही वजह है कि जो संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसमें कमी नहीं आ पा रही। ठीक, दीप्ति, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपने भी बताया कि जनता की तरफ से भोपाल में उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक और चीज ये है कि अब सरकार की तरफ से सख्ती तो है, लेकिन क्या सरकार की जो पॉलिटिकल रैलीज हैं, क्या उस पर अभी ब्रेक लग पाया है? देखिए, पॉलिटिकल रैलियों की तो ये स्थिति है कि दमोह में उपचुनाव था, मुख्यमंत्री ने अपना रोड शो कैंसिल किया, लेकिन कांग्रेस ने वहां अपना रोड शो किया। अब वहां की स्थिति ये है कि वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं और वहां पर कल वोटिंग होनी है। और रही बात दूसरी तरीके के राजनीतिक कार्यक्रमों की, तो निश्चित ही उन पर हाल फिलहाल के लिए रोक लगी है। कम से कम पिछले 10 दिनों से कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम देखने को नहीं मिला है। दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तरों में जो है गेट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। आम लोगों के आने जाने के लिए बंद है। सभी कार्यक्रम
कार्यकर्ता बिना किसी काम के नहीं आ जा सकेंगे, क्योंकि वहाँ भी जो है कुछ लोग पॉजिटिव निकल गए हैं। तो फिलहाल के लिए तो राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक है, लेकिन अजीब बात यह है कि राजनीति पर रोक नहीं है। कोरोना को लेकर राजनीति अभी भी लगातार चल रही है और बड़े जोर शोर से चल रही है। करिश्मा जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल रैलीज हुई हैं अभी ये जब आंकड़े निकलकर सामने आएंगे, ऐसे में और ज्यादा भयावह स्थितियां बनेंगी। क्योंकि अगर हम देखें हर जिले में ये आंकड़े अब बढ़ते ही जा रहे हैं। बात अगर दमोह की करें तो दमोह से अभी आंकड़े जिस तरीके से आए, ये भी आरोप लगे विपक्ष की तरफ से कि ये आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। लेकिन फिर आप जैसे बता रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से यहाँ पे, कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पे रोड शो किया गया, तो ये काफी ज्यादा दोनों ही पक्ष को यहाँ पे संभल के चलने की जरूरत है। विनोद, अब जिस तरीके से ये बताया गया था बीच में कि ग्वालियर में जो कर्फ्यू ऐलान किया गया था कि कर्फ्यू का स्ट्रिक्टली पालन होगा, अभी ऐसी कोई स्थिति वहां पर है? कुछ कर्फ्यू और कुछ लॉकडाउन जैसे हालात वहां पे बन रहे हैं? देखिए, इस बार का जो लॉकडाउन लगाया गया है उसको प्रशासन ने जनता कर्फ्यू कहा है, लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है। लेकिन लोग जानते हैं कि ये लॉकडाउन ही है। एक तरह से जरूरी सेवाएं छोड़ के पूरी तरह से जो कारोबार, बिजनेस, व्यापार, बाजार सब कुछ आपने प्रतिबंधित किया हुआ है। तो ये 7 दिन का यानी 22 तारीख की सुबह तक का रखा है। 15 तारीख को इसका ऐलान हुआ था सुबह 6 बजे से लेके 22 तारीख की सुबह 6 बजे तक। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण ये होता है करिश्मा की इन 7 दिनों के आगामी परिणाम क्या निकलने वाले हैं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि रोज 700, 750, 600 की संख्या में जो संक्रमण फैल रहा है, और अब बड़ी संख्या में संक्रमण केवल बाजारों तक ही नहीं रहा बल्कि हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं तक पहुंच गया है। कल भी ग्वालियर के एक नामी ग्रामी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं जो हॉस्टल में रहती थीं, वो भी 23-24 की संख्या में संक्रमित हो गई। तो अब जिला प्रशासन ने ये आदेश निकाला है कि सारे हॉस्टल खाली करा लिए जाएं और छात्राओं को जो ठीक है, स्वस्थ है, उन्हें अपने घर भेज दिया जाए और जो संक्रमित है उनका इलाज शुरू किया जाए। तो कहने को यह है कि प्रशासन थोड़ा सा सख्ती तो बरत रहा है, लेकिन लॉकडाउन का आगामी असर क्या होगा इसका हमें जब टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट सामने आएंगी तो आंकड़े हमें बताएंगे कि किस तरह के परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। पिछले 2 दिनों के परिणाम हम देख चुके हैं, कोई बड़ा अंतर नहीं आया बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गया। अब इन 7 दिनों का इसलिए थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन से पहले यानी जनता कर्फ्यू से पहले एक बड़ा हुजूम, बड़ी संख्या में सैलाब देखने को मिला, सब्जी मंडी में देखने को मिला, बाजारों में देखने को मिला। तो वहां से संक्रमण किस रफ्तार से घरों तक पहुंचा होगा, ये देखने वाली बात होगी। और जब परिणाम सामने आएंगे और 2 दिन बाद, तो ये बात सरकारी आंकड़ों में भी स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जिस तरीके से अभी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो काफी विकराल होती जा रही हैं। दीप्ति, कुछ अब आगे के लिए आदेश सरकार ने जारी किया? देखिए, आदेश अभी 19 अप्रैल तक तो भोपाल में लॉकडाउन है, इंदौर का लॉकडाउन भी बढ़ चुका है। लेकिन अब आदेश आगे क्या होगा, लॉकडाउन 19 के बाद कितना ओपन किया जाएगा, और जो आंकड़े हैं वो जिस तरीके से अभी बढ़ रहे हैं करिश्मा, ये कह नहीं सकते कि 19 के बाद इस लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू को ख़त्म किया जाएगा। हो सकता है कि इसको और सख्ती बरत ली जाए, क्योंकि आंकड़े अब 1600 पार करने लगे हैं। और उसमें सबसे बड़ी स्थितियां ये बन जाती हैं असमंजस की कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो 2 अंक तक भी नहीं आते मौत के, लेकिन जो शमशान घाट के आंकड़े हैं वो 3 अंक पार कर रहे हैं। तो बड़ी ही अजीब स्थितियां हैं, और मुझे लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाने का ही फैसला कहीं ना कहीं लेना होगा सरकार को, क्योंकि जो कोलार का इलाका है वो काफ़ी इन्फेक्टेड है, इसके बाद अब गोविंदपुरा का इलाका इन्फेक्टेड होने लगा है। तो कहीं ना कहीं केस अभी कम नहीं हुए हैं, और चेन को अगर ब्रेक करना है तो या तो गाइडलाइन का बहुत सख्ती से पालन कराना होगा या फिर सख्त लॉकडाउन करना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर चेन को ब्रेक करना है तो गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो लॉकडाउन एक्सटेंड करना यही एक आखिरी ऑप्शन बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर एमसी मिश्रा जी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सावधान और सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये लहर काफी ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल खास पेशकश में